अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और बताइए क्या हो रहा है। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ जिसका जनर है सेकंड मैरिज, कजिन मैरिज, रूड हीरो, इस्लामिक स्टेप फैमिली बेस्ड नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। इस नॉवेल की मॉरल स्टोरी बहुत ही शानदार है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ इसका इतना अच्छा लेसन छुपा हुआ है इस नॉवेल में। और ये मेरा सेकंड चैनल है, इस पर भी मैं नॉवेल अपलोड करती हूँ। अगर आपको ये नॉवेल अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। और अगर ये नॉवेल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर तुम पास होते तो गरम की इंतहा करते, तुम्हें पलकों पर रखते हम, तुम्हें दिल में बसा लेते। अगर तुम रूठ जाते तो तुम्हें कितना मनाते हम, तुम्हारी गलतियों को भी हंसी में हम डरा देते, उड़ा देते। अगर अपनी खताएं होती तो ख़ुद को ही सज़ा देते, मगर ये सब जब ही होता अगर तुम पास होते तो। उसे अस्पताल में दवाई लेने में खासी देर हो गई थी। जल्दी जल्दी अस्पताल से बाहर निकलने लगी। अभी उसे रिक्शा भी ढूंढना था। मामा मामा मामा, वो अभी रिक्शे के इंतज़ार में खड़ी हुई यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुड़ के देखा तो एक प्यारी सी बच्ची रोते हुए अपनी आंखें मसल रही थी। बेसाख्ता उस बच्ची पर उसे प्यार आया। मुड़कर कदम बढ़ाते वो उस तक गई थी। हेलो। बच्ची के सामने बैठते हुए उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बच्ची जो मुसलसल रो रही थी ये एकदम चुप हुई थी। अपने सामने बैठी अबाए वाली लड़की को देखने लगी। क्यों रो रही हैं आप? नाज ने अपना हाथ बच्ची के गाल पर रख कर उसके आंसू साफ किए थे। मुझे मामा के पास जाना है। वो बच्ची वापस रोते हुए उसके गले लग गई थी। कहाँ है आपकी मामा? बताओ मुझे, मैं आपको लेकर चलती हूँ। नाज को लगा शायद वो भूखी होगी, खो गई होगी। वहाँ। बच्ची ने गर्दन उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। नाज जैसे ही उसकी बात का मतलब समझी, उसके दिल में दर्द उठा था। वो समझ सकती थी एक बच्चे की तकलीफ़ को। इधर देखें, ऐसे रोते नहीं हैं। आप तो गुड गर्ल हो ना? नाज ने उसके दोनों गाल चूमे थे। सबकी मामा है, मेरी नहीं है। मैं बाबा से पूछती हूँ और दादू से भी, कोई मुझे नहीं बताता। आप बताएं ना मेरी मामा कहाँ है? बच्ची नाज के नकाब में छुपे चेहरे को छूते हुए बोली थी। आप मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी भी मामा नहीं है। नाज ने एक बार फिर अपना हाथ बच्ची की तरफ बढ़ाया था। ओह ठीक है, आज से मैं आपकी दोस्त। मेरा नाम है रबिया। और आपका? और आप रहती कहाँ हैं? बच्ची ने रोना छोड़कर फ़ौरन नाज का हाथ थामा था। मेरा नाम नाज है और मैं इस्लामिक और फ्रेंच में रहती हूँ और फ्रेंच में रहती हूँ। बिया ने उसे बच्ची के हाथों को पकड़कर कहा था। अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं वहाँ आ जाऊँ? रबी आंखें चपकाते हुए बोली थी। रबी? अभी नाज कुछ कहती उसके आवाज़ पर ठिठकी थी। रबिया मेरी जान, कहाँ चली गई थी? मैं कब से ढूंढ रहा था आपको। उसके पीछे से आते शख्स ने आगे आकर रबिया को गोद में उठाया था। नाज ने खड़े होकर आने वाले इंसान को देखा तो ऐसे लगा कि ज़िंदगी रुक गई है। ये वक्त, ये दिन, ये सारा मंजर बर्फ़ का हो चुका है। वो ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, हाथ में डॉक्टर्स कोट डाले, आज भी वैसा ही था। उस शख्स ने एक नज़र अबाया पहने सामने खड़ी लड़की पर डालकर वापस रबियों को देखा था। नाज ने फ़ौरन मुड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। दोस्त। रबिया की आवाज़ पर वो वापस रुककर हल्का सा पलटी। मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ ना? रबिया की सुई वहीं अटकी थी। बिल्कुल, नाज एक लफ्ज़ कहती तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गई थी। रबी, ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं। प्रिंसेस, वजदान खान ने उसे गाल पर प्यार करते हुए समझाया था। बाबा, वो मेरी फ्रेंड हैं। रबिया ने वजदान खान को समझाना चाहा। प्रिंसेस, बाबा की बात मानते हैं। वजदान ने वापस उसे समझाया था। नहीं, वो मेरी दोस्त हैं। रबिया ने रोते हुए कहा था। ओके ओके बाबा की जान, नहीं कहते बाबा कुछ। चलें अब। वजदान खान एक नज़र उस रास्ते पर डाले अपनी बेटी को लिए आगे बढ़ गया था। शब का ये हाल है कि तेरी याद के सिवा दिल को किसी ख्याल से राहत न हो सकी। वो बेड पर लेटी मुसलसल छत को घूर रही थी। अरीशा कहाँ गई? रबिया वजदान की बेटी है। रबिया की माँ। हज़ारों सोचें उसको जकड़ी हुई थी। दिमाग फटने के करीब था। बेड से उठते उसने सामने लगे शीशे पे अपना आप देखा था। 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। ऐसे ही उसे यहाँ आए हुए थे कुछ ना कुछ बदल गया था। नज़र उठाकर खुद के अक्स पर डाली। रकात की तरह बंधा दुपट्टा खोल कर कंधे पर डाला था। एक हाथ से कैचर में जकड़े बाल आज़ाद किए। लगी शर्त। चंद साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया था। शीशे के सामने से हटते वापस बेड पर जाके लेट गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी। कोई भूला हुआ गम है जो मुसलसल मुझको दिल के पाताल से देता है सदा शाम के बाद। चंद साल पहले ये मंजर इस्लामाबाद के एक मेडिकल कॉलेज का था। क्या चाहती हो तुम? सामने बैठी लड़की ने अपनी आंखों पर लगाया चश्मा उतार कर टेबल पर रखा।
यही कि तुम मुझसे शर्त लगाओ। सामने वाली भी शायद मज़ा लेने के लिए बैठी थी। ओके डन। जो वो चाहती थी वो उसने कर दिया था। ओहो, चलो फिर तुम्हारे पास एक हफ्ता है। अपनी शर्त कैसे जीतते हो अब ये देखना है, लड़की हंसते हुए बोली थी। बिया राजपूत कभी नहीं हारती, बिया ने कहते ही उठकर कैंटीन से बाहर निकली थी। ओए, मुझे लगता है ये जीत जाएगी, दूसरी खड़ी लड़की ने अंदाज़ा लगाया था। वो वजदान खान है मेरी जान। बिया राजपूत की एक नज़र के लिए चाहे हज़ारों लोग मरते हों, मगर वजदान खान किसी को आंख उठाकर देखने का कायल नहीं है। देखते हैं वो बिया की बेइज्जती करता किस तरह है। अरीज तंजिया हंसते हुए बोली थी। हर एक शायर नहीं हो सकता अच्छा शायर। शायर कुछ बेकार भी बातें करते हैं। इधर हेलो। मियाँ जो टिटकी बजाकर सामने खड़ी लड़के को मुतवज्जा किया था। वजदान खान जो अपने भाई हुज़ैफा के साथ खड़ा बुक में से कुछ डिस्कस कर रहा था, आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। एक नज़र देख के उसने वापस सर किताब पर झुका दिया था। इधर मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिया राजपूत को इग्नोर करने की। बिया ने आगे बढ़कर वजदान को कंधे पर हाथ रखकर पीछे की तरफ हिट किया। आवाज़ ऊंची होने की वजह से आसपास के सब स्टूडेंट मुतवज्जा हो रहे थे। मोहतरमा, मुझे आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होना, लिहाजा जाके अपना रास्ता नापें आप, वजदान ने सख्त लहजे में कहता हुज़ैफा को लेता जाने लगा था। ओह, तो ये वक्त भी आना था। एक बात बताओ, तुम में है ही क्या जो तुम सबसे ऐसे बात करते हो। बिया ने वजदान का तनकीदी जायज़ा लिया। नीली आंखें, खड़ी नाक, गोरा रंग, फुल ब्रेड, ब्राउन पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, एक हाथ में खड़ी घड़ी पहने और दूसरे से किताबें पकड़े, वाकई वो डैशिंग लग रहा था। मोहतरमा, आप में ऐसा क्या है बताएंगी। आपका मयार आपकी ड्रेसिंग बता रही है कि तालीम हासिल करने से आप में लिबास पहनने का शऊर तक नहीं आया, वजदान गुस्से से बोला था। बिया को आज से पहले कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। ब्लैक फिटिंग की पैंट पर घुटनों से ऊपर तक शर्ट पहने, दुपट्टे से बेनियाज, ऐसे कहीं से भी अपना लिबास ख़राब नहीं लगा था। कहते हैं ना, इंसान जब दीन से दूर होता है तो उसे सही गलत का पता ही नहीं चलता है। तुम शायद कोई मिडिल क्लास हो, मेरी ड्रेसिंग में कोई ख़राबी नहीं है, बिया ने चीखकर कहा था। क्या मिडिल क्लास? हा 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 हा। बात सुने मैडम, जिनको खुदा नवाजता है ना, उन्हें अच्छे बुरे की भी पता होता है, लेकिन यहाँ सब उलट है। ज़रा ख़ुद को तनकीदा जायज़ा लें। आपकी ड्रेसिंग आपकी तरबियत का पता बता रही है, और जिन लड़कियों की आंखों में हया ना हो उनसे बात करना मैं पसंद नहीं करता। वजदान कहता हुआ साइड से गुजर कर आगे बढ़ गया। वजदान का कहा गया हर लफ्ज़ उसे अपने मुंह पर थप्पड़ की तरह लग रहा था। उसके बाप ने कभी ऐसा उसे न टोका था। वजदान अपनी गाड़ी के पोर्च में खड़ा करके अंदर की जा ही रहा था कि सामने से दुश्मनी जा टहलती हुई नजर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वजदान ने उसके पीछे झुककर सरगोशी की थी। वो जो अपने ध्यान में चल रही थी डर कर मुड़ी थी। उफ वजदान, आपने जान निकाल दी मेरी, अरीशा नाराज़गी से बोली थी। सलाम का जवाब देते हैं पागल लड़की, वजदान ने हल्की सी चपत उसे लगाई थी। वालेकुम अस्सलाम, अरीशा ने सर झुकाते हुए कहा था। एक कप चाय मिलेगी, सर में दर्द हो रहा है। वजदान ने अरीशा का दुपट्टा वापस उसके सर पर डालते हुए कहा, जो गर्दन झुकाने उसे गिरा गया था। जी मैं बस अभी लाई, अरीशा सर हिलाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अच्छा सुनो, कमरे में दे जाना, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। वजदान इस्माइल देता हुआ उसके बराबर से गुजरा। अरीशा ने जाते वजदान को देखकर लंबी सांस ली और उसके पीछे चल दी। हमेशा ही ऐसा होता था उसके साथ, वजदान के सामने आते ही उसकी सांस से बंद होने लगती थी। आपकी चाय, अरीशा ने सामने ड्रेसिंग के सामने खड़े वजदान को कहते चाय मेज़ पर रख दी थी। थैंक यू। अम्मी कहाँ गई हुई हैं? वजदान ने चाय का मग उठाते हुए पूछा था। फूफो जान अंकल के साथ गई हुई हैं, अरीशा ने बिल्कुल बाल को कान के पीछे उड़ा सा। अच्छा। वजदान चलता हुआ सोफे पर जा बैठा था और सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। आपकी तबीयत ठीक है? अरीशा काफ़ी देर बाद होंठ चबाते हुए बोली थी। तुम्हें क्या लगता है बीवी? वजदान ने आंखें खोलकर सीधा होते होते आंखों की हाथ की मोटी मुट्ठी बनाकर उस पर थोड़ी रखी थी। आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, अरीशा वजदान के ऐसे देखने से गड़बड़ाई थी। मगर मैं तो सही हूँ बीवी, वजदान ने चाय लबों से लगाई थी। आप मुझे बीवी क्यों कहते हैं? अरीशा ने बेचारगी से पूछा था। तो और क्या सास कहूँ? वजदान ने उसकी बेतु की बात पर बिगड़ा था। नहीं मेरा मतलब है कि नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं। अरीशा से जब कोई बात ही नहीं बनी तो वो भागने लगी थी। हाँ, अभी मेरी सल्तनत में हो तो इस वजह से तुम कहीं नहीं जा सकती। वजदान ने फ़ौरन से उसे उठते अरीशा की कलाई पकड़ी थी। वजदान, अरीशा के मुंह से बेसाख्ता सिदा निकली थी। थक गया हूँ यार, आज सिर्फ 5 मिनट, वजदान कहते अरीशा को सीने से लगाए खड़ा रहा था।
अरीशा सांस रोके वजदान के साथ लगी खड़ी थी। वजदान ने कभी ऐसी जिसारत नहीं की थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ठीक 5 मिनट बाद वजदान ने अरीशा को खुद से दूर किया। अब तुम सांस ले सकती हो। वजदान ने अरीशा को आंखें बंद किए देख मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। वजदान की आवाज़ पर अरीशा ने झट से आंखें खोली और 2 कदम दूर होते हुए दरवाजे की तरफ भागी। बीवी। अभी अरीशा ने दरवाज़ा खोला ही था कि वजदान की आवाज़ पर पलटी। कल शॉपिंग पर चलेंगे, तैयार रहना। 2 दिन बाद 3rd एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट करेंगे। वजदान अरीशा को आंख मारते हुए हंसा था। अरीशा जो वजदान की बात सुन रही थी, वजदान की आखिरी हरकत पर छपाक से बाहर निकल गई थी। पीछे वजदान खुलकर हंसा। वजदान और अरीशा का निकाह 3 साल पहले हो चुका था। अरीशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। 2 साल पहले उसके माँ बाप का प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया था, इसीलिए अरीशा 2 साल से यहीं थी, मगर उनकी रुखसती में अभी टाइम था। एक शख्स है जो अपनी बेदिहानी में मुस्कुराए तो मेरी जान पर बन जाती है। ज़मीन उठाकर मरीज पर दे मारूं, आज मुझे गुस्सा इस कदर चढ़ा है। बिया ने वाज उठाकर दीवार पर दे मारा था। उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। उसकी आंखों में बार बार वही यूनी का मंजर घूम रहा था। उसने आखिर मुझसे इस तरह की बात। बिया ने हाथ मारकर ड्रेसिंग के हर चीज़ नीचे फेंक दी थी। वजदान खान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बिया ने एक और वाज उठाकर ड्रेसिंग के शीशे पर दे मारा था। बिया रिलैक्स। बिया ने हाथ से बालों को दूसरी तरफ झटकते हुए खुद से कहा था। लंबी लंबी सांसें लेते खुद को नॉर्मल किया और सामने पड़ी अपनी कार की कीज उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। नूरी, मेरा कमरा सही कर दो, बिया ने जाती मुलाजमा को जाते हुए कहा था। जी ठीक है। मुलाजमा सर हिलाती हुई चली गई थी। क्या हंगामा मचाया हुआ है, क्यों तोड़फोड़ कर रही थी तुम? नीचे लाउंज में बैठी उसकी सौतेली मानी नागवारी से कहा था। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? सोच समझ कर बात किया करें मुझसे। बिया ने भी मुड़कर एक नागवार नज़र उन पर डाली थी। मुफ्त की नहीं आती हैं ये चीज़ें, मेरे शौहर की कमाई से आती हैं। सबा ने गुस्से से कहा था। वो आपके शौहर बाद में, पहले मेरे बाप हैं, समझी आप? बिया डबल गुस्से से चीखी थी। हाँ वही बाप ना, जो तुम्हें बेटी समझते ही नहीं है ना? सबा बेगम तंजिया हंसी थी। बस इस एक बात ने उसे वापस कुएं में धकेल दिया था। उसे एक बात नहीं, उसकी ज़िंदगी पलट दी थी। किस बात का शोर मचाया हुआ है? बदर, जो बिया का सौतेला भाई था और उम्र में उससे जितना ही था। बिया ने मुड़कर सामने मेज़ पर रखा टिशू पीस उठाकर एन सबा के पाँव के पास पूरी कुव्वत से फेंका था। या अल्लाह! सबा खान अपनी साड़ी का पल्लू समेटती डर कर पीछे हुई थी। तुम पागल तो नहीं हो? बदर ने जाते बिया पर पीछे से गुस्से से कहा था। बिया बिना कान धरे कार को फुल स्पीड में चलाती हुई वहाँ हवा की तरह निकल गई थी। खुश मिजाज हो इतनी कि जोड़ दूँ टूटे दिल, हसास हूँ इस कदर के अपना दिल है पाश पाश। आंसू लुढ़क कर तेज़ी से गाल पर बहते ठोड़ी के नीचे गिर रहे थे। वो मोहब्बत की मारी लड़की हमेशा से खुद की तजलील देखती आई थी। उसका वजूद नाकाबिल कबूल था। हमेशा से राजपूत मैंशन में ये प्रॉपर्टी उसकी माँ की थी। उसके बाप ने लालच में उसकी माँ को मार डाला था। 8 साल की बच्ची पर जब अपने बाप की हकीकत आश्कार हुई तो दिल में दर्द सा उठा था। उसकी सौतेली माँ वैसे ही थी जैसे सब कहते हैं। हमेशा उसको धुतकारना, उसे नीचा दिखाना उसका पसंदीदा मशगला था। बाप की मोहब्बत से उस दिन ही एतबार उठ गया था जब वो 10 साल की बिया पर उसके बाप खुर्रम राजपूत ने हाथ उठाया था। खुर्रम राजपूत की नज़र में बिया एक नापसंदीदा वजूद थी। बिया क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, उन्हें इन बातों से कोई सरोकार न था। उनके लिए उनके बेटे ही सब कुछ थे, ज़यान और बदर। बिया की माँ से खुर्रम राजपूत ने पैसों के लालच में दूसरी शादी की थी। ज़यान बिया से 2 साल बड़ा था, जबकि बदर बिया के साथ का था। ज़ियान एक मोडी सा बंदा था, मगर बिया के साथ हमेशा नरमी से बात करता था। इस घर में बिया को कोई थोड़ा बहुत अपना सा लगता था तो वो ज़यान था। उसकी सोच सबसे अलग थी। वो किसी की ना बातों में आता था, ना ही किसी के मामले में बोलता था। जब ज़ियान का मूड ना हो तो वो घर में किसी से भी बात ना करता। जबकि बदर इंतहाई बदतमीज़ था। अपनी माँ की तरह गलत सोचें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। बिया को टीज़ करना का, उसकी इंसल्ट करने का मौका वो हाथ से कभी जाने नहीं देता था। बिया जैसे बड़ी होती गई उसको अपनी माँ की कमी का एहसास होने लगा। अल्लाह से रो रो कर अपनी माँ को मांगता था। उसने जब उसकी दुआ कबूल ना हुई तो वो खामोशी से इस दुनिया से दूर होती चली गई थी। सबको मुंह पर जवाब देना उसे आ गया था। वो एक बागी लड़की बन गई थी जो ख़ुद को एक ब्रांड समझती थी, और बिया राजपूत वाकई एक ब्रांड थी। बिया ने थक कर कार में मेन रोड पर की साइड पर रोक दी थी। बेसुकूनी
फैली हुई थी हर तरफ। सांस भर कर गाड़ी से बाहर देखा तो नज़र सामने बिना बने इस्लामिक इंस्टीट्यूट पर गई थी। एक मशवरा दूंगा, किसी से जाकर तहजीब का क्लासेस ले। वजदान के अल्फाज उसके कान में गूंजे थे। कार को लॉक करते उसने कदम इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ाए थे। इंस्टीट्यूट में कदम रखते ही चारों तरफ से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। ये आवाज़ें दिल को सुकून बख्श रही थीं, जबकि रूह को हिला रही थीं। बेटा, किसी को ढूंढ रही हैं आप? एक उम्र रसीदा खातून जो कब से दूर बैठी बिया को यहाँ वहाँ देखते हुए देख रही थी, उठकर उसके करीब आई। हाँ, बिया चौंक कर मुड़ी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आई थी, बिया ने अटकते हुए कहा था। बेटा, आप अंदर चली जाओ। औरत ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बिया ने हैरत से उस औरत को देखा। क्या ऐसे लोग भी होते हैं जो इतनी मोहब्बत किसी को यूं ही दे देते हैं? बिया उस औरत को देखते हुए सोचे जा रही थी। नहीं, मैं चलती हूँ, बिया बामुश्किल कहते वापस जाने के लिए मुड़ी थी। ये इंस्टीट्यूट 24 घंटे खुला रहता है, ये समझ लो ये लड़कियों का मदरसा है। कभी दिल करे तो बेझिझक आ जाना, औरत ने उसको मुड़ते देखकर पीछे से कहा था। बिया ने मुड़कर खाली नज़रों से उस औरत को देखा और वापस मुड़कर तेज़ कदमों से बाहर निकल गई थी। सजदा तहज्जुद यूं ही नहीं थोड़ी लिख दिया जाता है मुकद्दर में। जो गिरा है उसने बहुत गहरी चोट खाई है। कुछ पसंद आया? वजदान ने साथ चलती अरीशा से पूछा था, जो अबाया पहने नेक में थी और एक हाथ वजदान के हाथों में था। अरीशा ने सोचते नफ़ी में सर हिलाया था। आज 2 दिन गुजर चुके थे उस बात को। वजदान को मसरूफ़ होने की वजह से टाइम न मिल सका तो वो आज ही अरीशा को ले आया था। यार, रेस्टोरेंट भी जाना है, फिर तुम वहाँ पर कहोगी जल्दी चलें, वजदान ने तपते हुए कहा था। वजदान, वो वाला अच्छा है। अरीशा ने रुक कर एक ड्रेस की तरफ इशारा किया था। खुदा का शुक्र है तुम्हें कुछ पसंद आया, आओ लेते हैं। वजदान अरीशा का हाथ पकड़े शॉप के अंदर चला गया था। एक्सक्यूज़ मी, वो ड्रेस पैक कर दें प्लीज़, वजदान ने वॉलेट निकालते हुए कहा था। सॉरी सर, वो ड्रेस क्या? हमारी शॉप के तमाम ड्रेसेस सेल हो चुके हैं, आदमी ने नरमी से कहा था। मतलब? वजदान की समझ में नहीं आई। सर, अभी एक मैम ने तमाम ड्रेसेस परचेज़ कर ली हैं, शॉप कीपर ने वाजे किया था। इसका सेकंड पीस भी तो होगा ना? वजदान ने वापस उस ड्रेस की तरफ इशारा किया जो वो पैक हो रहा था। नो सर, हमारे पास एक स्टाइल का एक ही ड्रेस होता है, शॉपकीपर ने मुआज़रत की थी। ओह, तो ये किसने लिया है, आप बता सकते हैं? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा, वजदान ने अरीशा की झुकी आंखों में अफसरदापन देकर कहा था। यस सर, वो हैं जो कॉल पर बात कर रही थी। शॉपकीपर्स ने दूर खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। ओके, थैंक यू, वजदान ने उसे कहता अरीशा को लेकर आगे बढ़ गया था। एक्सक्यूज़ मी, वजदान ने थोड़ी दूर रुकते लड़की की मुतवज्जा करना चाहा था। यस, लड़की ने जैसे मुड़कर अपने पीछे खड़े शख्स को देखा तो उसकी तासुर लम्हे में बदले। सामने वाले का हाल भी मुख्तलिफ ना था। ओह, मिस्टर वजदान खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करते फिर रहे हैं। आप और यूनी में इतना दर्स देते फिरते हैं। बिया ने पीछे खड़ी अरीशा को एक नज़र देखते उन दोनों को हाथ पर गई थी। ज़बान संभाल के बात करो, वजदान ने गुस्से से कहा था। कम ऑन यार। हाँ, तुमने गर्लफ्रेंड भी अपनी टाइप की चॉइस की है, बीबी वाली। बिया ने अब के अरीशा के अबाया पर चोट की थी। अरीशा इस सब से अनजान उन दोनों को देखकर परेशान हो रही थी। वजदान ने गुस्से से मुट्ठी बंद की अपने हाथ की। वैसे कितने दिन रहोगे इसके साथ? बिया ने अपने लफ्ज़ों को तीर चलाए थे। वजदान की हद बस यहीं तक थी। वजदान ने मुट्ठी खोलकर उसका हाथ का थप्पड़ बनाकर बिया के गालों पर नक्श किया। बिया के गाल पर थप्पड़ लगने से सारे बाल चेहरे पर आ गए थे। बिया ने हैरत से सर उठाकर वजदान को देखा। बीवी है ये मेरी, आइंदा अगर तुमने इसके लिए कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। मैं ऐसा मर्द हरगिज़ नहीं हूँ जो औरतों पर हाथ उठाते हैं, मगर तुमने मजबूर कर दिया है, वजदान सर्द लहजे में कुर्राया था। चलो, वजदान बिना एक नज़र बिया पर डाले अरीशा का हाथ थाम कर वहाँ से निकल गया, जबकि बिया वहीं बुत बने खड़ी पत्थराई हुई आंखों से उसे अरीशा के साथ जाता देख रही थी। मोहब्बत के मीम से मंशूब है महबूब मेरा, यूं तो इश्क के काफ में करार भी है और कहर भी है। बिया ट्रांस की कैफियत में घर में दाखिल हुई। आज जो मॉल में हुआ वो नहीं भूल रहा था। नाज, खुर्रम राजपूत ने सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बिया को गुस्से से पुकारा था। खुर्रम राजपूत एक हफ्ते बाद आउट ऑफ कंट्री से आज ही वापस आए थे। बिया ने चौंक कर पलट कर खुर्रम को देखा था। हाय डैड, आप कब आए? बिया ने जहन को झटकने की कोशिश करते हुए वापस सीढ़ियों से नीचे की तरफ कदम बढ़ाए थे। तुमने बदतमीज़ी की है सबा से? खुर्रम राजपूत ने बिया का सवाल नज़रअंदाज करके सर्द लहजे में कहा था। बिया ने गर्दन मोड़कर सबा की जानिब देखा, जो सबसे बेनियाज ज़ाहिरी करते हुए मैगज़ीन के वर्क पलट रही थी। आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास डैड, बिया ने कंधे चटके थे।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए नाज, इस औरत से बदतमीज़ी करते हुए। पाला है इसने तुम्हें, खुर्रम राजपूत गुस्से से चीखे थे। एक सेकेंड, किसने पाला है मुझे? इन्होंने नहीं, कम ऑन डैड, मैं खुद ही मर मर कर पली हूँ। किसी ने नहीं पाला है मुझे, ना इन्होंने ना आपने, बिया ने लहजे में कंट्रोल किया। शट अप, शेम ऑन यू, तुमने अपना स्टाइल देखा है बात करने का? सबा मैगजीन मेज़ पर पटक कर बोली थी। बिया ने 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ा और बिना कुछ कहे वापस सीढ़ियों की तरफ हो ली। वो नहीं चाहती थी और बात बढ़े। बिया, नाज, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। खुर्रम राजपूत नागवारी से बोले थे। कहें, बिया ने वही खड़े खड़े कहा था। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, घटिया और आवारा। सबा गुस्से से चीखती, मजीद बोलती कि बिया बीच में गुर्राई थी। ज़बान संभाल कर सबा राजपूत, मेरी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज़ कहा तो ये ज़बान जितनी रफ्तार से चल रही है ना, काट कर फेंक दूंगी। घटिया और आवारा मेरी माँ नहीं तुम हो, समझी? इन्हें नज़र नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे तो आता है ना। मुझे सब नज़र आता है कि तुम कैसे गैर मर्दों के में घुसे रहती हो, बिया ने गुस्सा चबाते हुए कहा था। नाज, अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा कर बैठूं। खुर्रम राजपूत 2 कदम आगे बढ़े थे। उल्टा? और क्या करेंगे आप डैड? आपने मुझसे मेरी माँ, मेरे बचपन, मेरी ख्वाहिशें, मेरी ख्वाहिशात, सब कुछ तो छीन लिया है पहले ही। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कैसे मरी? सब पता है मुझे। मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। 3 साल के बच्चे से उसकी माँ छीन के आप अपनी हैवानियत मुझे बहुत साल पहले ही दिखा चुके हैं। बिया चीख चीख कर कहती, आखिर में हलक के आंसू अटकने से चुप हो गई थी। सबा और खुर्रम बिया के मुँह से हकीकत सुनकर दम साधे खड़े थे। उनके पीछे दरवाजे में खड़ा ज़यान भी इंकशाफात पर दंग रह गया था। सब कुछ ले लेते आप, मगर मेरी माँ को यूँ मारा आपने? क्या बिगाड़ा था आखिर मेरी माँ ने आपका? बिया सीढ़ियों से उतरती एक दफ़ा फिर उनके मुकाबले आ गई थी। खुर्रम राजपूत बिना कुछ कहे बिया की आंखों में देख रहे थे। कैसे जिंदा हैं आप अभी तक, मेरी माँ को मार के? रूह मलामत नहीं करती, ज़मीर नहीं झंझोड़ता? अगर नहीं तो आपका दिल मुर्दा हो चुका है डैड। बिया नफ़ी में सर हिलाती भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में गायब हो गई थी। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है वो तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी हमारी फितरत, जो चंद बरस भी निभ गए। जो हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। इनकी नज़रें ना देख पाईं अच्छाइयाँ हमारी, हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वाओ, क्या नज़म है। उन्हें अपने किए पर कितनी शर्मिंदगी थी ये वो किसी को बता नहीं सकते थे। इसीलिए खुर्रम राजपूत खामोशी से बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। ज़यान दरवाजे से हटता अपनी माँ के करीब आके रुका। ये नाज जो कहकर गई है, क्या ये सच था? ज़यान ने अपनी माँ की आंखों में देखकर सवाल किया था। नहीं नहीं, दिमाग ख़राब हो गया है इसका, ना जाने क्या क्या हाँ कर चली गई है। तुम जाओ जाके आराम करो, मैं ज़रा पार्टी से होकर आती हूँ। सबा ने अपनी साड़ी का पल्लू सही किया था। आपको इस वक्त डैड के साथ होना चाहिए, ज़यान ने उखड़े हुए लहजे में कहा। क्यों? सही है वो, तुम जाओ, मैं भी जा रही हूँ। सबा ज़यान को ऊपर भेजती हुई बाहर निकल गई थी। ज़यान सर झटक कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। सालों बाद वो मुसल्ला बिछाए अपने रब के सामने झुकी थी। या अल्लाह पाक वजदान को मेरा कर दे। बिया दुआ मांगते हुए सिसकी थी। मेरी दुआ कबूल कर ले या अल्लाह, आप रहमान हैं रहीम हैं, मुझे खाली हाथ ना लौटाना। बिया कहते कहते घुटनों में सर दिए रो दी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब वो वजदान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। वो एक ऐसे शख्स को मांग रही थी जो पहले ही किसी की दस्तरस में था। वजदान भाई, एक लड़की भागती हुई वजदान की तरफ बढ़ी थी। वजदान जो कॉरिडोर से गुजर रहा था आवाज़ पर पलटा। जी? वजदान ने फ़ौरन एहतरामानी नज़रें झुका ली थी। भाई, वो मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आता, अगर आप फ्री हैं तो प्लीज़ समझा दें, कल मेरी प्रेजेंटेशन है। लड़की ने भी नज़रें नीचे रखकर बात की थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा देता हूँ। वजदान ने एक बुक पकड़कर उसे समझाना शुरू किया था। दोनों आमने सामने होकर काफ़ी फासले पर खड़े थे, मगर फिर भी हाथ में ग्लास पकड़े दूर बैठी बिया की आंखों में खून उभर आया था। ग्लास पर मज़ीद गिरफ्त मजबूत की तो ग्लास छन्नाके से टूटकर बिया का पूरा हाथ खून से रंग गया था। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आसपास बैठी उसकी दोस्तें खुशगपी में मसरूफ़ थीं कि आवाज़ पर एकदम सब ने बिया की तरफ देखा तो उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी। बिया, ओ माय गॉड, ये क्या किया है तुमने? ओफ, इतना खून निकल रहा है। बिया की दोस्तों ने बौखलाकर बिया का हाथ पकड़ा था। बिया की आंखों में एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। सब समझ रहे थे कि हाथ की तकलीफ़ की वजह से बिया का आंसू निकला है, मगर सब हकीकत से नावाकिफ़ थे।
बिया झटके से अपना हाथ आज़ाद करवाती उठकर कैंटीन से बाहर की तरफ बढ़ी थी। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बिया ने वजदान का बाजू पकड़कर अपनी तरफ मरोड़ा। बिया का खून भरा हाथ वजदान की बेदाग सफ़ेद शर्ट पर छप गया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वजदान ने चौंक कर पहले बिया को हाथ को देखा, फिर गुस्से से बोला था, तुम हो मसला मेरा, तुम। बिया ने वापस अपना वही हाथ वजदान के सीने पर रख कर उसे पीछे धकेला था। मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो इस तरह आपका हाथ देख के पिघल जाऊँगा। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश भी हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो। वजदान ने अब के बिया को नरमी से समझाया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ वजदान, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। बिया ने वजदान का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा था। वो भीख मांग रही थी अपनी मोहब्बत की। कैसा है ये दीवानापन, कैसी है ये दिल की लगी, जिसके लिए सांसें चले दो ही वो समझे नहीं। किस्मत ने तोड़ा ऐसे मुझे, मौला ऐसे टूटे न कभी। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी हो। तुम पागल हो चुकी हो, मेरे रास्ते में नहीं आना तुम अब। वजदान ने कहते हुए अपना हाथ झटके से छुड़वाया था और एक गुस्सा भरी नज़रें बिया पर डालकर पलट गया। वजदान। बिया रोते हुए वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठती गई। वजदान। बिया वापस ज़ोर से चीखी थी। वजदान उसकी आवाज़ को इग्नोर करता हुआ मजबूत कदम उठाता चला गया था। इश्क आँखों में लहजे में थकन उतार बैठे हो। अजीब लड़की हूँ, खुद ही से हार बैठी हूँ। वाह यार, यहाँ राइटर ने कितने शानदार ये शेर इस्तेमाल किए हैं, गज़ब। आंखें झटके से खोलती वो सीधी हो बैठी थी। घड़ी की तरफ नज़रें उठाई तो तहज्जुद का वक्त देखकर फ़ौरन वज़ू करने चली गई थी। या अल्लाह, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करना, उन्हें जन्नत में आला मकाम देना, आमीन। दुआ मांग के मुँह पर हाथ फेर के वो वैसे ही जाने मुआज़ पे बैठी रही थी। सांस भर कर उठी और जानमाज़ को तय करके बेड पर रखा था। खुद चलती खिड़की के पास आ रुकी। ठंडे ठंडे हवा के झोंके रूह में सुकून बिखेर रहे थे। वो दोनों हाथ बांधकर सर खिड़की से टिकाकर वापस आंखें बंद कर गई थी। उसे याद था आज भी वो दिन जब वो पूरी तरह यतीम हो गई थी। बिया जैसे ही कार पोर्च में खड़ी करके बाहर निकली थी, उनका घर लोगों से भरा पड़ा था। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। अपनी धड़कनों पर काबू पाते अंदर की तरफ बढ़ी थी। बिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, ऐसे उसे लगा वो अभी मर जाएगी। बिया। ज़यान ने दरवाजे में पत्थर बनी बिया को पुकारा। बिया चलो। ज़यान बिया को वहीं खड़ा देख उसको कंधों से थामता आगे बढ़ा था। डैड। एक सरगोशी निकली थी जो उसके अपने कानों तक नहीं पहुंची थी। डैड। बिया एकदम ज़ोर से चीखती खुर्रम के पास भागती हुई पहुंची थी। डैड प्लीज़ ऐसा नहीं करें, मुझे यतीम नहीं करें, आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा। प्लीज़ डैड, मैं मर जाऊंगी, आप इस तरह नहीं करें। कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी आपने, आज बस ये बात प्लीज़ मान लें, उठ जाएं। उठे ना, क्यों नहीं उठ रहे हैं, उठे ना। बिया बुरी तरह चीखती आपक हो रही थी, झिंझोड़ रही थी, मगर अब कोई वापस आया है खुदा के पास जाके। उठो यहाँ से, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, निकलो यहाँ से। बदर ने बिया का बाजू पकड़कर झटके से खड़ा किया और दरवाजे की तरफ धकेल दिया था। बदर। ज़यान ने बिया को पकड़ते हुए गुस्से से बदर को देखा था। सही कह रहा है वो, इसकी वजह से ही खुर्रम हमसे दूर गए हैं, उसके वजह से ही इसे हार्ट अटैक हुआ है, ये है जिम्मेदार। सबा भी उठकर उनके पास आई। मॉम, खुदा के वास्ते माहौल देख लें, सोच समझ कर बोलिए। ज़यान अपनी माँ पर अफसोस करते हुए बोला था। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम बीच में आए तो मैं अभी अभी अपनी जान दे दूंगी। बदर, बाहर निकालो इसे, बदर बदजात को, सबा राजपूत ने कहते हुए ज़यान का हाथ पकड़कर उसे बिया से दूर किया था। मॉम। ज़यान ने गुस्से से कुछ कहना चाहा था, दूसरी तरफ बदर ने बिया की कलाई थामते उसे खींचते हुए आगे बढ़ गया था। सब लोग तमाशा देख रहे थे। बदर छोड़ो मुझे, एक दफ़ा डैड को देखने दो प्लीज़। ज़यान। बदर। बिया रोते हुए पहली दफ़ा बदर से मिन्नतें कर रही थी, ज़यान से फरियादें कर रही थी, मगर सब बेसूद था। बदर ने झटके से उसे घर से बाहर रोड पर धकेल दिया था। अपनी शक्ल नहीं दिखाना, जिससे तुम्हारा रिश्ता था वो अब नहीं रहा है इस दुनिया में, बदर ने बेहिसी से कहते हुए मेन डोर बंद कर दिया। बदर, दरवाज़ा खोलो, मुझे देखने दो एक दफ़ा डैड को, मैं चली जाऊंगी फिर। बिया रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। दरवाज़ा ना खुलने की सूरत में बिया वहीं साइड पर दीवार से लगकर बैठ गई थी। 1 घंटे बाद खुर्रम को तदफीन के लिए ले जाया गया। वो खाली खाली आंखों से सबको दूर जाता देखती रही। बादल गरजे और बारिश तेज़ी से शुरू हो गई थी। बिया काफ़ी देर बैठने के बाद उठ खड़ी हुई और एक साइड चलना शुरू हो गई थी। माउफ दिमाग के साथ वो बस चलती ही जा रही थी। रात के 9 बज रहे थे। थक कर वो रोड के स्टेप पर घुटनों पर रखे पूरी तरह रो दी थी। वो काफ़ी देर से यूं ही बैठे रोती रही थी। वो कर भी क्या सकती थी?
एक्सक्यूज़ मी। अपने करीब आवाज़ पर बिया झटके से उठकर 2 कदम दूर हुई थी। सामने खड़े वजदान को देखकर रूह फना हो रही थी। वजदान जो यहाँ से गुजर रहा था, एक लड़की को इस तरह बारिश में बैठे देखकर छतरी लिए रुका था। कार से बाहर निकलकर उस तक आया था, मगर सामने बिया को देखकर और उसे हैरत का झटका लगा था। आप यहाँ इस वक्त इस हाल में? वजदान बिया के डरने को नोट्स कर गया था। बिया खामोशी से वापस बैठ गई थी। बिया, आप उठें, चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वजदान ने नरमी से कहा था। उसे आज बिया का ये होलिया पहले से काफ़ी बेहतर लगा था। वो जीन्स या शर्ट के बजाय काले रंग के शलवार कमीज़ में थी, जिसका दुपट्टा भी उसने ठीक तरह से ओढ़ा हुआ था। आप जाएं यहाँ से, बिया काफ़ी देर के बाद बोली। मैं नहीं जा सकता आपको इस तरह छोड़ के, ज़िद छोड़ें, प्लीज़ चलें। वजदान ने अपनी बात पर जोर दिया था। बिया पूरी भीग चुकी थी बारिश में। वजदान की आंखें झुकी हुई थीं। वजदान मुड़कर वापस अपनी कार तक गया था। दरवाज़ा खोल के उसमें रखा अपना कोट उठाया। वजदान मुड़कर वापस अपनी कार तक गया था। दरवाज़ा खोल के उसमें रखा हुआ अपना कोट उठाया और दरवाज़ा बंद करके वापस बिया के पास आया था। ये ले लें आप। वजदान ने नीचे देखते हुए कोट बिया की तरफ बढ़ाया था। बिया ने नज़र उठाकर वजदान को देखा और हाथ बढ़ाकर कोट थाम लिया। बिया, बारिश और तेज़ हो रही है, प्लीज़ चल लें, रात भी बहुत हो रही है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता इस तरह। वजदान बिया को ना उठते देखकर फिर बोला था। बिया उठकर खामोशी से वजदान की कार के पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। एड्रेस? वजदान ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा था। टीसी रोड, बिया ने कार से बाहर देखते हुए कहा था। खामोशी फैली हुई थी। बस बाहर से बारिश की बूंदों की आवाज़ खामोशी में खलल डाल रही थी। 20 मिनट के बाद वजदान ने वहाँ कार को रोकी। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। बिया कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। रोड क्रॉस करते हुए वो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। बारिश होने की वजह से लाइट दूर तक नहीं थी। वजदान गहरी सोच में बैठा रहा। गुरूर, अना, अकड़, कुछ भी नज़र नहीं आया था आज उसे बिया में। सर झटक कर कार दोबारा स्टार्ट की तो कार की रोशनी हर सू फैल गई थी। वजदान ने दोबारा सर घुमा के देखा, मगर वो कहीं ना थी। सांस भर कर वो गाड़ी के आगे बढ़ा गया था। बिया ने जैसे ही दस्तक दी, फ़ौरन ही दरवाज़ा चक हो गया था। जी बीबी, कहिए। वो कोई 10-12 साल का बच्चा था। मैं अंदर आ सकती हूँ? बिया ने इजाज़त ली थी। जी आ जाए। बच्चा फ़ौरन साइड पर हुआ। कौन है शान? अंदर से एक औरत की आवाज़ आई थी। अम्मा जान, कोई आपी आई है। बच्चा अंदर की तरफ भागा था। अच्छा, कौन सी आपी? औरत बाहर आते हुए बोली थी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप? औरत बिया को पहचान गई थी। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा था मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ, तो मैं। बिया बोलती हुई रुक गई। बेटा खड़ी क्यों हो, आओ अंदर। औरत ने बिया को अंदर आने की दावत दी थी। बिया ने झुककर सैंडल से अपने पाँव आज़ाद किए और अंदर की तरफ बढ़ गई। शान, जाके मदिहा को बुला के ला। अम्मा जान शान को बोलती हुई तख्त पर बैठी थी। बैठो। अम्मा जान ने अपने बराबर में बिया को इशारा किया। बिया झिझकते हुए बैठ गई। मेरा नाम ज़ैनब है, सब मुझे अम्मा जान कहते हैं। आपका नाम क्या है? अम्मा जान ने अपने बारे में बताया था। मेरा नाम बिया नाज है, बिया ने उंगलियां चढ़खाते हुए कहा। माशाल्लाह। और बेटा, वालिद क्या करते हैं आपके? अम्मा जान ने बिया के सर पर हाथ फेरा था। उनका इंतकाल हो चुका है। बिया ने नज़र ज़मीन में गाड़ दी। माफ़ करना बेटा, अल्लाह तुम्हारे वालिद को जन्नत में जगह दे। कब हुआ इंतकाल? अम्मा जान ने हाथ उठाकर दुआ की। आज, बिया ने बेजान लहजे में कहा था। अम्मा जान ने हैरत से सर उठाकर बिया को देखा। क्या मुझे यहाँ जगह मिल सकती है? बिया ने पहली दफ़ा सर उठा के उन्हें देखा था। ये घर तुम्हारा है। अम्मा जान हल्के से मुस्कुराते हुए सर पर हाथ रखा था। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जान, आपने बुलाया? दोनों ने गर्दन मोड़कर दरवाजे से अंदर आती हुई लड़की को देखा था। पीले रंग के सादे सा सूट में दुपट्टा राकात की तरह ओढ़े वो खुश शक्ल थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरा बच्चा, ये बिया है, इसे अपने कमरे में ले जाओ। अम्मा जान ने बिया की तरफ देखकर मोहब्बत से कहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदिहा है। लड़की ने बिया की तरफ देखकर खुशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नाज है। बिया ने भी वैसे ही जवाब दिया। आइए आप मेरे साथ। मदिहा ने बिया को चलने को कहा था। जी। बिया सर हिलाते हुए खड़ी हुई। आपको मुझसे कोई सवाल नहीं करना? मैं कहाँ से आई हूँ? कुछ भी। बिया ने अम्मा जान की तरफ देखकर सर झुका लिया था। बिल्कुल नहीं, अम्मा जान मुस्कुराई थी। आप मुझे बुरा क्यों नहीं कह रही? बिया ने आंसू पिए थे। मैं कौन होती हूँ बेटा तुम्हें बुरा कहने वाली? क्या पता मुझसे ज़्यादा अल्लाह तुमको अजीज़ हो। अम्मा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह पाक मुझे उनसे नाराज़ है शायद। मैंने एक लंबे अरसे नमाज़ें नहीं पढ़ी, अपने रब के आगे नहीं झुकी। गुरूर, अना, अकड़, कल तक मुझ में और आज खाक हूँ। मैं बेसुकून हूँ। ज़िंदगी तंग होती जा रही है मुझ पर। मुझे अल्लाह के करीब होना है। बिया की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ठोकर लगी है तुम्हें, मगर अल्लाह ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। उसने तुम्हें थाम लिया है, तुम्हें चुन लिया है खुदा ने, और जिसे चुन लिया जाता है बस वही खुदा के करीब हो जाता है। ये आयत है जिसका तर्जुमा है, बेशक जिसे अल्लाह हिदायत दे सो वही हिदायत पाने वाला है, और जिन्हें वो गुमराह कर दे सो वही खसारे उठाने वाला है। अल-अराफ
आयत नंबर 178। आज से नई ज़िंदगी शुरू करो, वुज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। अम्मा जान ने बिया के आंसू साफ करते हुए उसका दुपट्टा सर पर देते हुए उसका माथा चूम लिया था। जी, बिया सर हिलाती उनके गले लग गई थी। जाओ, शाबाश। बिया मुस्कुराती दुपट्टा सर पर जमाती मदीहा के साथ बाहर निकल गई। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियाँ बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। आप आराम से यहाँ बैठें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, मदीहा ने बिया को कमरे में लाते हुए कहा था। नहीं, मेरा दिल नहीं है मदीहा, आप मुझे काबा किस तरफ है बस ये बता दें, बिया ने वजदान का कोट उतारते हुए कहा था। इस तरफ, ये वॉशरूम है। मदीहा ने बिया पर अपनी बात का जाविया जोर दिया था। बता दिया। मदीहा ने बिया पर अपनी बात का जोर दिए बता दिया। थैंक यू। बिया शुक्रिया अदा करते हुए चली गई थी। मदीहा बिया को पीछे से देखती सादगी से मुस्कुरा दी। बिया ने सलाम फेरते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। या अल्लाह, मेरे बाबा की मग़फ़िरत करना, बिया अटक अटक कर बोलती। एकदम दोनों हाथों में मुंह छुपाए हुए फूट फूट कर रोती थी। मदीहा जो खाना ले आई थी, बिया को रोते हुए देखकर बिना हट किए वहीं कुछ फासले पर बैठ गई। कहते हैं ना, जब कहा ना जाए तो खुदा के सामने रो लिया करो, वो दिलों के हाल जानता है। बिया, मदीहा ने जब देखा कि 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं तो मदीहा ने उठकर बिया के कंधे पर हाथ रखा। बिया ने आवाज़ पर चेहरा हाथों में से निकाला। मैं कैसे इस पाकज़ात से कहूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। बिया ने नज़र झुकाते हुए कहा था। अल्लाह सिर्फ उनसे ही इम्तिहान लेता है जो उसके प्यारे होते हैं। मैं एक बेवा हूँ, मदीहा ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा था। बिया ने चौंक कर मदीहा को देखा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की थी। चौंको नहीं, मेरी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। मेरे शौहर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। शादी के 2 महीने बाद ही मैं बेवा हो गई। ये आजमाइश थी मेरे लिए। और पता है, मुझे अम्मा जान ने सड़क से उठाया था। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, मगर उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मुझे कभी भी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। बाबा जान, अम्मा के शौहर, वो हमेशा कहते थे कि मैं उनकी बेटी ही हूँ। उनका भी इंतकाल हो गया है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर था। मैं 22 साल की हूँ, आलिमा हूँ और यहीं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ। आजमाइशों से घबराते नहीं हैं, हमारा दीन यही बहुत आसान है। हिम्मत करो। यहाँ पीछे लड़कियों और बच्चों का हॉस्टल है जो यहाँ कुरान पढ़ने आती हैं। जितनी भी पीछे पोर्शन में रहती हैं सब यतीम हैं। उनकी माँ अम्मा जान है। औरत का पर्दा करना शहीद को खून से भी अफजल है। ज़िंदगी बहुत आसान है नाज, जी कर देखो। अल्लाह बेशक इंसान को बेहतरीन से नवाजता है। मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लो। जो बात दिल में है, चुप रही है, मुझे बता दो। मदीहा ने बिया के हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा था। बिया गौर से मदीहा को सुन रही थी, साथ साथ आंसू भी लुढ़क कर गाल पर बह रहे थे। मुझे मोहब्बत हुई है एक ऐसे इंसान से जो पहले से ही किसी और के दस्तरस में है। बिया ने हिचकी ली। आहिस्ता आहिस्ता सारी बात, सारा दर्द तकलीफ़ जो बचपन से लेकर आज तक दिल में थी, अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। यकीन रखो इस ज़ात पर, जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है वही तुम्हारी तकदीर है। और देखो, एक सबक भी तो है इस मोहब्बत में। अगर मोहब्बत पाक हो तो गुमराह नहीं होने देती। वो जो कोई भी है तुम्हारे लिए सिर्फ ज़रिया था। और जहाँ तक बात है तुम्हारी सौतेली माँ की, तो यकीन करो वो ऊपर बैठी ज़ात कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देती है। मकाफ़ाते पर यकीन रखो, पुख्ता यकीन। मदीहा ने बिया के आंसू साफ किए थे। बिया मुस्कुराकर मदीहा के गाले लग गई। बिया फजर की अजान सुनते बेड से हटती खिड़की पर बैठकर अजान का जवाब देने लगी थी। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर कर पल झटकते 4 साल गुजरने थे। ज़िंदगी कुछ यूँ पलटी कि ज़िंदगी पुरसुकून हो गई थी। अल्लाह ने थाम कर उसे हिदायत दे दी थी। सब बदल चुका था। नमाज और पर्दे की आदत पुख्ता होती चली गई थी। कौन कहाँ गया, उसने उस दिन के बाद से कभी नहीं सोचा था। वजदान से मोहब्बत शायद दिल में कहीं थी, मगर वो कई साल पहले ही उसे सोचना छोड़ चुकी थी। बिया अभी स्कूल से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा ही रही थी कि उसके सामने कार आके रुकी थी, जिसकी वजह से उसके कदम थमे थे। नाज। बिया कार का दरवाज़ा खोल के भागती हुई उस तक आई थी। रिबा। बिया ने नीचे बैठते रिबा को गोद में लिया था। कैसी हो? रबिया है आई थिंक। बिया ने रबिया के बाल संवारते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? रबिया ने बिया की आंखों में देखा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ कैसे आई आप? बिया ने रबिया की गाल खींचे थे। मैं दादू के साथ यहाँ से जा रही थी तो आप मुझे देखे। रिबा ने आंखें पटपटाई थीं। बिया ने सर उठाकर थोड़ी दूर खड़ी औरत को देखा और उठकर खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। बिया ने कार के पास खड़ी औरत को कहा जो चादर में खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? रिबा की दादू शफकत से बोली थी। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिया ने एहतराम से जवाब दिया था। मैं भी ठीक हूँ बेटा। रबिया आपका बहुत बात करती है, मुझे भी आपसे मिलने के शौक़ हो गया था। सहरिश खान रिबा की रबिया की तरफ देखकर बोली थी, जो बिया से चिपकी पड़ी थी। नाज, हमारा घर यही है, आप चलें ना प्लीज़।
रबिया ने बिया का स्कार्फ में छुपे गालों पर हाथ रखा। रबिया फिर कभी गुड़िया। बिया ने मना करना चाहा था। बेटा चल दो ना थोड़ी देर के लिए। सहरिश खान ने भी जोर दिया था। आंटी, बिया ने कहने के लिए लब खोले थे। नहीं नाज प्लीज़। रिबा के आंसू गाल पर बह गए थे। ओके ओके डोंट क्राई। बिया ने बौखला कर रिबा को साथ लगाया था। आओ। सहरिश खान ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला था। बिया ने सांस भरकर रिबा को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर कार में बैठ गई थी। चले, सहरिश खान ने बैठते ड्राइवर को कहा था। बिया ने मोबाइल निकालकर अम्मा जान को कॉल लगाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। अम्मा जान, आपको बताना था कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रिबा के साथ उसके घर जा रही हूँ मैं। बिया ने अम्मा जान को तफसील बताई थी। जी ठीक है अम्मा जान, खुदा हाफिज़। बिया ने कॉल ख़त्म करके मोबाइल वापस बैग में डाल। बेटा आप नकाब उतार दें, यहाँ कोई नहीं है, सहरिश खान ने अपना से कहा था। रिबा अभी भागते हुए अपने कमरे में गई थी। बिया ने सर हिलाकर अपना नकाब हटा लिया था। सहरिश जो बिया को ही देख रही थी, बिया का चेहरा देख के बुरी तरह चौंकी थी। बेटा यकीन करें, आप मेरी दोस्त और नंद आयशा की बहुत ज़्यादा मिलती हैं, सहरिश ने मुस्कुराकर कहा था। अब के चौंकने की बारी बिया की थी। आप मेरी मामा को कैसे जानती हैं? बिया ने हैरत से कहा था। क्या मतलब? सहरिश उलझी थी। आयशा मेरी मॉम का नाम है, बिया ने उनकी नासमझी पर कहा था। तुम्हारे वालिद का नाम खुर्रम तो नहीं? सहरिश सोफे से उठी थी। जी। बिया भी उनको उठते देखकर खुद भी उठी थी। या अल्लाह, बिया तुम जिंदा हो? सहरिश ने आगे बढ़कर बिया को गले लगा लिया था। जी। बिया ने नासमझी से पूछा था। तुम बैठो, मैं आती हूँ। सहरिश ने बिया को कंधे से थाम कर सोफे पर बिठाया और ख़ुद वहाँ से चली गई। ये तुम्हारी मॉम है आयशा और ये तुम्हारे वालिद हैं खुर्रम। सहरिश खान ने बिया को एल्बम खोल कर दिखाना शुरू किया था। अपनी माँ की तस्वीर देखकर बिया की आंखें आंसू से भर गई थी। ना जाने कितने साल की थी जब आखिरी बार अपनी माँ को देखा था। ये इनकी शादी की है? ज़्यादा तो नहीं, मगर 1-2 ली थी इस वक्त। आंटी, ये मैं रख सकती हूँ प्लीज़? बिया ने तस्वीर एल्बम से निकाल ली थी। ज़रूर, क्यों नहीं। सहरिश उसके अंदाज पर मुस्कुराई थी। मैं और आयशा बचपन से दोस्त थे, स्कूल कॉलेज यूनी हम साथ ही थे। मेरी शादी यूनी के दूसरे साल में ही हो गई थी बिलाल से। शादी को 2 साल हो गए थे। एक बेटा जी मेरी गोद में था, जो मेरी गोद में था। बेटा वजी मेरी गोद में था। तब हमारा फाइनल ईयर था जब खुर्रम ने अचानक से पूरी यूनी के सामने आयशा को प्रपोज़ किया। आयशा इस वक्त उसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से आ गई थी। अगले दिन खुर्रम अपनी भाभी के साथ बिलाल के पास आया था। खुर्रम मिडिल क्लास फैमिली से था। ना उसके माँ बाप थे, ना ही कोई बहन, सिर्फ एक भाई था जो शादीशुदा था। आयशा ने सोचकर हाँ कर दी कि उसे शादी तो करनी थी तो खुर्रम से ही कर ले। वो बहुत खुश थी शादी के बाद। अचानक अम्मी के इंतकाल ने बिलाल और आयशा को चुप कर दिया। आयशा कुछ महीने बाद ही ठीक होने लगी थी, मगर बिलाल नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए आयशा ने कहा कि हम बाहर शिफ्ट हो जाएं। आयशा ने कि काफ़ी ज़ोर देने पर बिलाल हमें लिए बाहर चले गए थे। 2 साल तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। तुम आई और अचानक से आयशा ने राब्ता ख़त्म कर दिया। बहुत कोशिश के बाद भी उसे दोबारा राब्ता मुमकिन ना हुआ। तो 2 साल बाद जब हम वापस आए यहाँ, तब हम सबसे पहले खुर्रम के पास गए थे और जो खबर उसने हमें दी थी, उसने हमें हिलाकर रख दिया था। खुर्रम ने बताया कि तुम्हारी और आयशा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और हम वहाँ से वापस आ गए। खुर्रम ने झूठ क्यों कहा हमें नहीं पता। सहरिश से शुरू हो से आखिर तक की सारी बातें पता चली गई थी। बिया का झुका सर उठने से इनकारी था। डैड ने मॉम की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे। उन्हें मॉम से कुछ नहीं लेना था, वो पहले से ही शादीशुदा थे। खैर, उनकी डेथ को भी अरसा गुजर चुका है। मैं चलती हूँ आंटी, बिया कहते जाने के लिए खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल खान ने अंदर आते हुए सलाम किया था। बिया बेदिहानी में मुड़ी थी। आयशा? बिलाल खान के मुँह से बेसाख्ता निकला था। वालेकुम अस्सलाम बिलाल। आयशा की निशानी बिया जिंदा है बिलाल। सहरिश खान बिलाल की तरफ बढ़ी थी। बिलाल खान शदीद खड़े रह गए थे। बिया ने बिलाल खान की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। बिलाल खान ने आगे बढ़ के बिया को सीने से लगा लिया था। आंसू का फंदा गले में अटक चुका था, मगर आंसू ना छलकने दिया था अपने सब्र। मेरी आयशा की निशानी? बिलाल खान ने झुककर बिया का उस काफ में लिपटा हुआ चेहरा चूमा था। बाबा। रिबा बाबा चीखती हुई कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ भागी थी। बिया ने पीछे होते नेक लगाया था। बाबा की जान। वजदान ने घुटनों के बल बैठते रिबा को गोद में समा गया था। मैं चलती हूँ अंकल आंटी, बिया ने हल्की आवाज़ में कहा था। नहीं बेटा, आप कहीं नहीं जाएंगी। बिलाल खान ने फ़ौरन बिया को टोका था। अस्सलाम वालेकुम। वजदान रिबा को गोद में लेता सबकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। बिया ने अपने पीछे वजदान की आवाज़ सुनी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी अंकल, मगर ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर वो है जहाँ मैं रहती हूँ। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ, मगर मुझे मोहब्बत रास नहीं आती। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। बिया नरमी से मुस्कुराती पलटी थी। आप जा रही हैं?
रिबा वजदान की गोद से उतरती हुई बिया के पास आई थी। जी। बिया ने झुककर रिबा के गाल चूमे थे। आप मेरी मामा बन जाए ना प्लीज़। मेरी मामा नहीं है, रिबा उदास होते हुए बोली थी। खुदा हाफिज़। बिया हड़बड़ा के सीधी हुई थी। वजदान, नाज को छोड़ा ज़रा, सहरिश खान ने वजदान को कहा था। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। बिया आराम से मना करती वजदान से फासला रखती हुई गुजरती हुई बाहर निकल गई थी। वजदान ने मुड़ कर जाती बिया को देखा था। मामा, कौन है ये? वजदान ने सहरिश खान की तरफ कदम बढ़ाए थे। तुम्हारी फुप्पो आयशा की बेटी है, बिया नाज, सहरिश ने सांस भरकर कहा था। मगर ये तो, वजदान ने पूछना चाहा था। बाद में बात करते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ। बिलाल खान बेटा के कंधे थपकते हुए कमरे की तरफ चले गए थे। मुद्दत हुई कि आपने देखा नहीं हमें, मुद्दत के बाद आपसे देखा न जाएगा। मामा, क्या हो गया है? आपका बीपी बहुत हाई है 2 दिन से, किस बात की टेंशन है? बताएं मुझे। वजदान ने सहरिश के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। वजदान, बिया को ले आओ, तुम्हारे डैड भी अजीब तकलीफ से 2-4 हैं, उनकी लाडली बहन की बेटी है। सहरिश ने आंसू साफ किए थे। किस हक से मॉम? मैं कैसे जा सकता हूँ? आप जाके ले आए ना। वजदान की बात में लॉजिक था। मैं गई थी मगर वो नहीं मानी, कहती है वो वही उसका घर है, सहरिश ने भीगी आवाज़ में कहा था। छोड़ दे फिर मामा। वजदान ने सहरिश को साथ लगा लिया था। वजदान, मैं बिया को तुम्हारी बीवी बना के लाना चाहती हूँ, सहरिश ने नया धमाका किया था। व्हाट? मामा, आपको पता है ये नामुमकिन है। वजदान सीधा हो बैठा था। रिबा को माँ की ज़रूरत है, तुम्हें बीवी की और हमें एक बेटी की। मान जाओ वजदान, जाके ले आओ उसे, सहरिश ने उससे कहा था। मुझे अस्पताल के लिए देर हो रही है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, खुदा हाफिज़। वजदान सहरिश का माथा चूमकर बाहर निकल गया था। अभी कुछ और तेरी जुस्तजू रुलाएगी, अभी कुछ और भटकना है दर बदर मुझको। दिल के अंदर आग लगाई जा सकती है, दिल वालों से जान छुड़ाई जा सकती है। उसने हंसकर मेरी जानिब देख लिया है, यानी इस बात से बढ़ाई जा सकती है, इससे बात बढ़ाई जा सकती है। 7 समुंदर पार तो बातें हो जाती हैं, क्या माजी में कॉल मिलाई जा सकती है? नई मोहब्बत महंगी पड़ती है तो देखो, कोई पुरानी ठीक कराई जा सकती है। दरवाजे पर दस्तक देकर देख लिया है, दरवाजे से टेक लगाई जा सकती है। ज़िंदगी से भी ख्वाब हमें कुछ मिल सकते हैं, जैसे मौत से नींद चुराई जा सकती है। खिड़की के खोल के सामने मेज़ पर कागज़ फैलाए वो स्कूल के बच्चों की पेपर्स बना रही थी। दुपट्टा वैसे ही अपने मखसूस स्टाइल में बंधा हुआ था। वो मगन सी अपना काम कर रही थी कि हवा के तेज़ झोंके ने सब उलट पुलट कर दिया था। सब पेपर यहाँ से वहाँ बिखर गए थे। उफ़ अल्लाह जी, मेरे पेपर। बिया तेज़ी से पेपर समेटती हुई उठी और फिर सर पर हाथ मारा। इसके 2-3 पेपर ओढ़कर बाहर जा चुके थे। बिया तेज़ी से नमाज की बड़ी सी चादर उठा के नीचे की तरफ भागी थी। अरे बिया, कहाँ भागे चली जा रही हो? अम्मा जान ने हैरान होकर पूछा था। अम्मा जान, मेरी मेहनत बाहर उड़ गई है, वही लेने जा रही हूँ। बस यहीं गिरे हैं और गली में कोई नहीं है। मैं यूँ गई और यूँ आई। बिया चुटकी बजाते हुए बोलती बाहर की तरफ बढ़ी गई थी। ध्यान से, अम्मा जान ने पीछे से कहा था। बिया ने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकली, इस बात से अनजान के किसी ने दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था। बिया निकलते ही सामने खड़े वजदान से जा लगी। वजदान के बर वक्त कदम मजबूत ले लेने से दोनों गिरने से बच गए थे। बिया 1 सेकंड की ताख़ीर किए बगैर पीछे हुई और बिना सामने वाले को देखे वापस अंदर की तरफ भागी, दरवाज़ा बंद करने लगी थी। सुने, वजदान ने मुँह से बेख्तियार निकला था। सुने। बिया जो दरवाज़ा बंद कर रही थी, उसका हाथ सदा पर थामा था। मुझे बिया नाज से मिलना है, मैं उनका कज़िन हूँ, आप बुला देंगी? अंधेरा होने के बाइस वजदान को पता ही नहीं चला कि कौन है। क्या काम है आपको, कहिए, बिया कुछ ताख़ीर से बोली थी। आप बिया हैं? वजदान ने कन्फर्म करना चाहा था। जी। आवाज़ इतनी थी कि बामुश्किल वजदान तक पहुँची। बिया, मुझे आपसे शादी करनी है, वजदान ज़मीन पर से नज़रें टिकाए बोला था। अल्फाज थे या क़यामत। बिया की आंखों से एक आंसू पिसला था। लंबा सांस भर के वो दरवाज़ा बंद करती हुई खुद भी नीचे बैठ गई थी। वजदान ने मुझे देखा नहीं है, वो तो मुझे नापसंद करते हैं। दिमाग बंद हो चुका था, भीगी पलकें एक जगह ठीक से गई थी। ये थी खुदा की करनी, जिसे चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर दे। बेशक। जवाब ना मिलने पर वजदान ने सर उठा के दरवाजे की तरफ देखा था। वो जानता था कि वो वहीं बैठी है, मगर वो 1-2 मिनट बिना आवाज़ करके खड़ा रहा, फिर मुड़कर वापस चला गया। अब मुझे ज़िद भी नहीं कि मोहब्बत मिल जाए, ना ही ऐसा कि किसी से तबीयत मिल जाए। ऐसा वक्त का ज़माना है कि कुरान में भी रोने लगता हूँ जो सब्र की आयत मिल जाए। ये उसने लिख के भेजा है। मोहब्बत खूबसूरत है, मोहब्बत खूब है जाना, अगर ये तेरी सूरत है। वाओ,
बिया नाज वल्द खुर्रम राजपूत, आपका निकाह वजदान बिलाल वल्द बिलाल खान से सिक्का रियाजुल हक 20 लाख में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? कुछ देर पहले हुए निकाह के अल्फाज अभी भी उसके जहन में गूंज रहे थे। कबूल है, समझ ही नहीं आया कब क्या कैसे हो गया। कैसे सहरिश ने अम्मा जान से बात की और 2 दिन बाद ही उसके कमरे में मौजूद थी। वो वाइट रंग के सिंपल सी मैक्सी पहने, लाल दुपट्टा ओढ़े, हल्का सा मेकअप किए वो बेड पर बैठी थी। रिबा अपना एक हाथ बिया पर रखे मज़े से सो रही थी। उसे यहाँ आए 1 घंटा हो गया था। सहरिश चंद मिनट पहले ही उठकर गई थी। रिबा को बिया ने उनके हवाले नहीं किया था। घड़ी में टाइम देखती बिया आराम से रिबा का हाथ बेड पर रखती हुई उठी थी। शुक्राने के नफिल अदा करने की गरज से जानमाज उठाकर ज़मीन पर बिछाया कि काबा के वो पहले ही सहरिश से पूछ चुकी थी। बिया ने अभी नियत की ही थी कि वजदान दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आया, एक नज़र पूरे कमरे में डाली और सीधा वॉशरूम में जा घुसा। 2 मिनट बाद निकलकर बिया से उसके कदम आगे होते अपनी जानमाज बिछाकर नियत बांध ली। बिया ने सलाम फेर कर नज़र उठाकर वजदान पर डाली और दुआ के लिए हाथ उठाए कि अपने चेहरे पर रख लिए थे। वजदान ने सलाम फेर के दुआ मांगी और उठ गया। नज़रें दुआ मांगती बिया पर थीं। सुकून से चलता वो 2 सीटर सोफे पर जा बैठा था। बिया ने हाथ फेर कर सर उठाया तो वो अब वहाँ नहीं था। जाने माज उठाकर तय करते हुए उसने हिम्मत नहीं थी पलटने की। मामा, कच्ची नींद में जब रिबा ने बिया को टटोला, मगर जब वो ना मिली तो उस डर से कि कहीं वो चली नहीं गई हो तो उठकर रोना शुरू हो गई थी। बिया को मामा कहने के लिए सहरिश नहीं कहा था। बिया रिबा की आवाज़ पर जानमाज टेबल पर रखती हुई तेज़ी से रिबा की तरफ बढ़ी, जबकि वजदान भी तेज़ी से सोफे से उठकर रिबा की दूसरी तरफ आया था। रबी, बिया ने रबिया को फ़ौरन गोद में लिया था। मामा, रबिया रोते रोते हुए बिया से लिपट गई थी। अपने छोटे हाथ से उसने बिया की गर्दन में डाले थे। जी मामा की जान, मामा यही है। बिया ने रबिया को थपकते हुए एक हाथ उसके बालों में फेर रही थी। वजदान की नज़रें दोनों पर टिक गई थी। रबिया बिया को देख के सुकून में आ गई थी। बिया की नज़रें उठी तो सीधा वजदान की नज़रों से टकराई। बिया ने रबिया को वापस सोते देखकर बेड पर आराम से लिटा दिया था और बेड से उतरी थी। चाय बनानी आती है? जब काफ़ी देर दोनों यूं ही खड़े रहे तो वजदान ने गला खंगारते हुए कहा था, जी। बिया ने चौंक कर सर हिलाया था। ओके, 2 कप बनाकर ले आओ, सीढ़ियों से लेफ्ट एंड स्ट्रेट। वजदान रास्ता समझाकर बालकनी में चला गया था। बिया हैरत से मुड़कर बाहर निकल गई थी। बेटा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बिया जो कप ट्रे में रख रही थी आवाज़ पर पलटी। सामने सहरिश खड़ी नजर आई थी। वो वजदान ने चाय का कहा था। बिया ने नज़र झुकाते हुए कहा, वाकई? मगर वो तो कभी किसी के हाथ की चाय नहीं पीता, खुद बनाता है। सहरिश खान हैरान हुई थी। अच्छा? बिया ने भी ताज्जुब किया था। अच्छा चलो जाओ, तुम रात हो रही है, सहरिश ने मुस्कुराकर कहा था। जी। बिया सर हिलाते हुए चली गई थी। बिया अंदर आई तो वजदान सोफे पर बैठा फाइल देख रहा था। बिया ने कंफ्यूज हुए बिना चाय मेज़ पर रखी थी। बैठो। वजदान ने फाइल बंद करते हुए मेज़ पर रखी थी। बिया आहिस्ता से उसके बराबर में फासला रखकर बैठ गई। दोनों खामोश बैठे थे। बिया पहले ही भारी दुपट्टा होने की वजह से परेशान हो रही थी और अब वजदान का कोई सख्त रद्द-ए-अमल भी नहीं आया था सामने से। दुपट्टा चेंज कर लो। वजदान नज़रें सामने दीवार पर टिकाए हुए बोला था। बिया एक नज़र वजदान को देखती उठकर ड्रेसिंग के पास चली गई। बारीक लगी पीने जैसे ही उतारी दुपट्टा कंधे पर आ गिरा। बिया ने उसकी दूसरी साइड जो सादी थी उठाकर आगे बांधी थी। वजदान सोफे से उठता दोनों चाय उठाकर बालकनी में चला गया। मतलब साफ था, बिया बिना आवाज़ के उससे फासला कायम रखती साथ खड़ी हुई थी। ये खामोशी जो गुफ्तगू के बीच ठहरी है, यही एक बात सारी गुफ्तगू में गहरी है। वहाँ कब से रह रही थी? वजदान ने चाय का कप लबों से लगाया था। जब से आप वहाँ छोड़ के गए थे। बिया ने गला तर करते हुए उंगलियों को बाहर फंसाया। बहुत मुख्तलिफ हो गई हो। वजदान ने नज़र उठाकर बिया को देखा था। 4 साल पहले ही हो गई थी। बिया ने निचला लब दांतों में दबाया था। मुझे नहीं पता था तुम आयशा फूफा की बेटी हो। वजदान ने कप छोटी सी बनी बालकनी के दीवार पर रखा। अपनी चाय वो पी चुका था। किसी को नहीं पता था। बिया ने फिर से अपने हाथ मसले। रबिया के कहने पर तुमने रजामंदी दी, ऐसा क्यों? वो आगे कह ही रही थी, तुम मोहब्बत करती हो उससे। वजदान ने एक हाथ से बिया की कलाई जब के दूसरे से उसका मग हाथ में लिया और चलता हुआ झूले तक आया था। बिया पहले ही वजदान के तुम करके बात करने पर हैरान थी कि अब उसका हाथ पकड़ना उसके साथ पाँव सुन कर रहे थे। वजदान बिया को बैठाता खुद भी उसके साथ बैठा था। झूला नॉर्मल साइज़ का होने की वजह से दोनों के कंधे एक दूसरे से लग रहे थे।
वो सच कहती है। मैं वाकई उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्यों करती हूँ इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास, मगर मैं इस लम्हे की अज़ियत को जानती हूँ जब कोई अपनी माँ को आवाज़ दे देकर रोता है, अल्लाह से अपनी माँ मांगता है, मगर उसकी माँ उसके पास नहीं होती है। बिया ने बिलख कर अटकते आंसू पर बंद बांधे थे। वजदान उसके जवाब में खामोशी रहा। एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिया ने नज़रें ज़मीन पर गाड़ी थीं। वजदान ने सर हिलाकर बिया को कप लबों से लगा लिया था। अरीशा को क्या हुआ था? बिया ने आहिस्ता से कहते हुए सर झुका लिया। वजदान ने सामने टकी नज़रें उठाकर बिया को देखा। हुज़ैफ़ा का रिश्ता पक्का करने गए थे हम वहाँ 2.5 साल पहले। रिबा 6 माह की थी। मुझे अस्पताल से कॉल आई तो मैं चला गया। बाबा मामा को वहाँ से एक गेट टुगेदर में जाना था तो वो लोग भी पहले ही निकल गए थे। अरीशा और रिबा हुज़ैफ़ा के साथ थी। रबिया हुज़ैफ़ा के साथ थी। जब वो लोग घर आने के लिए निकले तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि हुज़ैफ़ा और अरीशा दोनों ही एट अ टाइम, जबकि रिबा पीछे होने की वजह से बच गई थी। रबिया को एक हफ्ते में होश आया था। दोनों की ज़िंदगी इतनी ही थी, वक्त लगा मगर सब नॉर्मल हो गए। मगर रबिया हसास हो गई है। वजदान आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए चला गया था। बिया ने आंसू लटक कर गाल पर बह गए थे। मोहब्बत के दूर हो जाने का रोग जानती थी वो। मैंने कभी ये दुआ नहीं की थी कि आप अरीशा से दूर हों, बिया ने भारी आवाज़ में कहते आंसू साफ किए थे। वजदान ने गर्दन मोड़कर बिया को देखा। उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा भी नहीं था, तो वो क्यों सफाई दे रही थी? वजदान की नज़रें खुद पर मरकूज़ देखते हुए बिया ने अपनी नम पलकें उठाई थीं। बिया पलकें झुकाकर झूले से उठकर आगे बढ़ी तो उसके हाथ, उसकी उंगलियां वजदान ने पकड़ ली थी। बिया की आंखें आहिस्ता से बंद हुईं और मोती टूटकर गिरे थे। वजदान चाय का मग रखता हुआ उठकर बिया के पीछे खड़ा हुआ। मेरा खुदा गवाह है, मैंने 1 सेकंड के लिए भी कभी ये बात नहीं सोची। वजदान बिया को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला था। मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारी माजी की अजियतें तकलीफ़ों को ख़त्म नहीं कर सकता, मगर मेरा वादा है मैं कभी तुम्हें तुम्हारा माजी याद नहीं करवाने दूंगा। तुम्हारा आज और आने वाला कल मैं खुशियों के अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने ये शादी किसी दबाव में आके नहीं की, खुशी से की है। वजदान ने बिया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए यकीन से कहा था। चांद की रोशनी दोनों पर पड़ती सामने बनी दीवार पर एक हसीन मंजर पेश कर रही थी। वजदान ने झुककर एक अकीदत से भरा लम्स बिया के माथे पर छोड़ा था। बिया की आंखों से आंसू बुरी तरह गिर रहे थे। बस, वजदान ने आहिस्ता से बिया को सीने से लगा लिया था। वजदान के साथ लगने की देर थी कि बिया इस तरह टूट के रोई की हिचकियाँ बन गई थी। वजदान ने बिया के कमर को आहिस्ता से गिरफ्त में लिया था। मेरा बचपन से कोई नहीं था। सौतेली माँ ने कभी मोहब्बत से नहीं देखा, कभी भूखा रखती, कभी स्टोर में बंद कर देती। डैड ने भी कभी प्यार नहीं पुकारा, कभी भूले से भी सर पर हाथ नहीं रखा। बदर ने हमेशा मेरी तजलील की। मोहब्बत ही तो चाहिए थी और कुछ तो मन नहीं मांगा था। पूरा बचपन महरूमियों में गुजर गया। वक्त ने बदतमीज़ और बागी कर दिया। बिया रोते हुए बोलती चली जा रही थी। बिया थक कर चुप हुई। रोने की वजह से आंखें भारी हो रही थी। कुछ ही देर बाद बिया को वजूद ढीला पड़ गया था। वजदान ने आराम से बिया को उठा लिया। वजदान बिया को रबिया के साथ लिटाकर उस पर कंबल देता उठा। वजदान वापस जाके सोफे पर बैठ गया। फजर होने में कुछ ही देर थी। कितनी बदल गई थी वो। वजदान उसे बता नहीं सका कि वो उसे पहली दफ़ा में ही पहचान गया था जब वो रबिया को चुप करवा रही थी। अरीशा की याद उसे आज भी आती थी। दिल में दर्द भी उठता था, मगर बिया अब उसकी बीवी थी। उसके हुकूक अदा करना, उससे मोहब्बत करना फ़र्ज़ था उस पर। वजदान ने आंखें बंद करके सोफे पर सर टिका लिया। नए सिरे से मुझे भा गया वो जब भी मिला। एक शख्स से मैंने हर बार मोहब्बत की। दिल करता है हर वक्त तेरे सदके उतारूं। भला इस कदर भी हसीन होता है महबूब किसी का। अजान की आवाज़ पर बिया की आँख खुद ही खुल गई थी। आंखें उंगलियों से दबाती उठ बैठी। आंखें जब देखने के काबिल हुई तो नज़रें सीधी वजदान पर गई। वो आंखें बंद किए बैठा था या सो रहा था, वो जान न सकी थी। बिया ने वजदान से नज़रें हटाकर रबिया पर डाली जो कर उसके दोनों गाल चूमे थे। मामा की गुड़िया। बिया रबिया को प्यार करती बेड से उतरी थी। वो वही निकाह का लिबास जेबतन किए हुए थी। आराम से चलती ड्रेसिंग रूम में चली गई। चेंज करके वज़ू करके बाहर निकली तो रेड कलर की सादी लंबी शर्ट और प्लाजो पहन रखी थी।
चेहरे से टकपकता पानी, उठती गिरती पलकें सामने बैठे वजदान को बर्फ़ कर रही थी। वजदान उठकर बिया के सामने खड़ा हुआ तो बिया ने चौंककर सर उठाया था। वजदान ने हाथ बढ़ाकर बिया की पलकों पर ईंट की बूंद को छुआ। महरम थी वो उसकी, हक था उसका। बिया ने घबरा कर उस सर झुकाया तो वजदान ने लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। नमाज पढ़ के वजदान रबिया के पास जाके बैठ गया था, जबकि बिया की दुआ चल रही थी। बिया ने नमाज से फारिग होकर जानमाज तय की। वजदान ने गला खंगार के बिया ने मुड़कर वजदान की तरफ देखा तो रबिया को खुद से लगाए दूसरी तरफ लेटा उसकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए था। बिया चलती बैठ के करीब आई और हाथ बढ़ाकर अपना हाथ वजदान के हाथ पर आहिस्ता से रख दिया था। बिया के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते उसने बिया के हाथ को हल्का सा खींचा था। बिया बेड पर बैठती, वजदान के करीब होती, उसके साथ हाथ पर सर रख गई थी। बिया ने वजदान के सीने पर सोई रबिया को झुककर चूमा था। वैसे ही वजदान ने झुककर बिया के बालों को चूम लिया था और दोनों को अपनी बाहों में भरता आंखें बंद कर गया था। बिया ने भी सुकून से आंखें बंद कर ली थी। अगली ज़िंदगी पूरी पुरसुकून गुजरने वाली थी, इस बात का यकीन हो गया था उसे। मुझे कौन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे, मुझे इस जहाँ से गर्ज नहीं, मुझे उस जहाँ की रसाई दे। उसने कहा कि मुझे पे गज़ल दर गज़ल कहूँ, मैंने कहा कि तुझे ये सखन दर सखन तमाम। चलें, वजदान ने कमरे में आते दोनों माँ बेटी को कहा, जो एक जैसे कपड़े पहनकर तैयार खड़ी थी। उन्हें आज वजदान के दोस्त की शादी में जाना था। बाबा, अब हमारी पिक लें। 6 साला रबिया ने अपनी माँ के मोबाइल लेके अपने बाप को पकड़ाया था। बिया रबिया के अंदाज पर लब दबाकर हंसी थी। मामा यहाँ आए आप। रबिया ने बिया का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया था। बिया रबिया के सामने दो जानों बैठ गई थी और आंखें बंद करके अपना सर रबिया के सर से टिका दिया था। रबिया ने भी बिया को देख के आंखें बंद कर ली थी। वजदान ने मुस्कुराते हुए उनकी 3-4 पिक ली। आई लव यू मामा। रबिया ने आगे बढ़कर बिया के दोनों गाल पर बारी बारी चूम लिए थे। आई लव यू टू मामा की जान, बिया ने मोहब्बत से उसके साथ लगाया था। हम दोनों भी हैं यहाँ पर, वजदान ने अपने 2 साला बेटे की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो बेड पर खिलौनों से खेल रहा था। वजदान ने आगे बढ़कर खेलते हुए यजदान को गोद में उठाते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ाए थे। वजदान ने मोबाइल खोलकर चारों की तस्वीरें कैमरे में उतारी थीं। और बाबा की जानी, ओके बाबा जानी, मैं दान को लिए जा रही हूँ, आप दोनों जल्दी आ जाएं। रबिया ने यजदान को वजदान से लिया। आराम से मेरे बच्चा, देख कर जाना, वजदान ने ताकीद की थी। ओके बाबा। रबिया सर हिलाते हुए बाहर निकल गई थी। जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे फिर से तुमसे इश्क हो जाता है जानम, वजदान ने झुककर बिया के कान में सरगोशी की थी। अच्छा जी। बिया ने वजदान के गले में हाथ डाले थे। थैंक यू। वजदान ने बिया की हथेली चूमी थी। किस लिए? बिया उलझी थी। मेरी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए। वजदान ने झुक के बिया का माथा चूमा था। बिया मुस्कुराकर वजदान के गले लग गई थी। मेरे बगैर गलत पड़े जाओगे, तुमसे मेरे रिश्ते ज़ेर ज़र बरका है। मेरे बगैर गलत पढ़े जाओगे, तुमसे मेरा रिश्ता ज़ेरो ज़बर का है। ख़त्म शुद। इस नावल के मुझे सारे शेर जितने भी राइटर ने लिखे हैं सारे ही ज़बरदस्त लगे, सारे ही। लाइक ये लास्ट वन ही, मेरे बगैर गलत पढ़े जाओगे, तुमसे मेरा रिश्ता ज़ेरो ज़बर का है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, मॉरल स्टोरी बहुत अच्छी थी कि इंसान सब्र करे तो सब कुछ मिल जाता है और हर इंसान ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोग सोचते हैं। कुछ हर इंसान के पीछे तकलीफ़ होती है, दुख दर्द होता है जो उसको ऐसे बना देता है। चलिए, आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और कौन सा शेर आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो शेर भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।